हेलो, आप लोग कैसे हैं? अच्छी। आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के तीसरी लेक्चर में आए हैं। आज जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो मौसा को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, लौसा को एलसीएम कहते हैं। महत्तम समापवर्तक अर्थात देखिएगा, सबसे पहले एचसीएफ का हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, कॉमन फैक्टर कहा जाता है, और इसका हिंदी महत्तम समापवर्तक होता है। शॉर्ट में इसी को हम लोग मौसा लिखते हैं। अब एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हम लोग लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग लॉ लिखते हैं। एचसीएफ का दूसरा नाम नोट में लिखना है। एचसीएफ को जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अब आया जीसीडी है क्या, ध्यान देना है। ये जीसीडी की बात जैसे करेंगे, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। इसको हम लोग आज सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। इसके बिना हम गुणनफल के रूप में लिखें। इसके जानकारी के बिना एचसीएफ की जानकारी और एलसीएम की जानकारी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन है 140 का हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको करने के लिए अभाज्य संख्या की भी जरूरत पड़ेगी। एक बात आती है अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। इनकी जानकारी भी अति आवश्यक है, तो इनकी जानकारी पहले हम लोग प्राप्त कर लें। अन्य वैसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप अर्थात स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसे रूट संख्या भी कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी अभाज्य संख्या है। इसी के माध्यम से, इन्हीं की सहायता से 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखेंगे बच्चों, 140 हम लेंगे। यहाँ 140 जब लेंगे, हम सबसे पहले न्यूनतम अभाज्य संख्या 2 का प्रयोग करते हैं। 2 करेंगे तो 7 दूना 14 यानी 70, इसका आधा होगा। फिर हम 2 से इसका आधा 35 होगा। अब तो 2 नहीं कर सकते हैं,
इस स्थिति में हम 2 का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, तो आभाज 5 और 7 होगा। तो सबसे पहले आता है 5, इसलिए हमने यहाँ 5 लिया, यहाँ 7 लिया। तो 140 को जब हम लिखेंगे, इसलिए 140 को अभाज गुणनखंड के रूप में लिखना चाहेंगे, तो क्या होगा 2 × 2 × 5 × 7। इसको 2 कितने बार आया? 2 बार, पावर 2। 5 कितने बार आया? 1 बार, और 7 1 बार। यही आंसर इसका प्राप्त हुआ। इसी को हम कहते हैं कि 140 को अभाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब आगे हम बात करेंगे, दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या एक हम लेकर के बात करने जा रहे हैं। सपोज हम 200 ले लिए। 200 को अभाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो 200 इस जगह लिखते हैं, फिर 2 से हम कटाते हैं, आधा हो जाता 100, फिर 2 से 50, फिर हम 2 प्रयोग किए, आया 25। अब तो 2 से लगेगा नहीं, तो इसके स्थान पर हम 5 की पहाड़ा से लेकर के 5 बार में कटा दिए। अब 200 का आभाज गुणनखंड आपका प्राप्त हुआ 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब क्या आया? 2 पर पावर 3 होगा, 3 बार आया है। 5 पर पावर 2 होगा, क्योंकि 2 बार आया है। ये आपका आंसर अभाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ। एक तीसरी संख्या लेते हैं। सपोज मान लें 400 को ही लिया जाए। 400 को हम लेते हैं अभाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए, तो 400 को फिर हम कटाएंगे। किससे कटाएंगे भाई? 2 से कटाएंगे। 2 बार में 200, फिर 2 से कटाएंगे 100, फिर 2 से कटाएंगे 50, फिर 2 से कटाएंगे 25, आगे बढ़ेंगे 5 से कटाएंगे तो 5। तो 400 का अभाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए 1 2 3 4 बार 2, 1 2 3 1 4, 5 2 बार आया, इसलिए 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 2। ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। ये तो हम लोग अभाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राप्त किए। मेरा मकसद है आज की क्लास में आपको सिखाना अभाज गुणनखंड विधि द्वारा लॉसॉ और मॉसॉ। हम लोग अभाज गुणनखंड निकालने सीख गए। इसके बाद हम लोग अभाज गुणनखंड द्वारा अगले पर चलते हैं। क्या अभाज गुणनखंड द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा अभाज गुणनखंडन, इसकी जगह गुणनखंड भी लिखा होगा तो सही करें, विधि द्वारा एलसीएम ब्रैकेट में लॉसॉ ज्ञात करना। इस पर पहले आज लॉसॉ कर लें। क्वेश्चन प्राप्त किए हम 1 नंबर 20 और 40 को लेते हैं। 20 और 40 का अभाज गुणनखंड हम निकालते हैं। 20 का निकालते हैं, 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5। 40 का लेते हैं, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब देखिए 20 का हम अभाज गुणनखंड लिखना चाहें 2 × 2 × 5।
2 पर पावर 2, 5 पर पावर 40 का हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अब हो गया हमारा 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 इंटू 5। लॉसो करना है। लॉसो में अभाज्य गुणनखंड पर अधिकतम पावर वाले टर्म को उठाते हैं और सभी अभाज्य गुणनखंड के टर्म को लिखते हैं लॉसो में, मिले या ना मिले। तो देखिए इसमें 2 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो एलसीएम प्राप्त करना चाहें तो हम लोग 2 पर अधिकतम पावर 3 है और 5 पर पावर बराबर है तो एक ही बार 5 लिखाएगा, 5 पर पावर 1, यानी 2 को कितने बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हो गया हमारा एलसीएम 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया 40। 40 हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त करते हैं। अब एक साधारण सवाल दूसरा ले लेते हैं, देख लें। एक साधारण दूसरा ही सवाल हम लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम प्राप्त करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12 का 2 से 6, फिर 2 से हम 3 प्राप्त किए। 18 का 2 से 9, फिर 3 से 3। अब 12 के बदले हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात 2 पर पावर 2 इंटू 3, जबकि 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 और 3 पर पावर। इसका हम लोग एलसीएम प्राप्त करना चाहेंगे तो 2 का अधिकतम पावर लेना होगा। एलसीएम 2 का अधिकतम पावर 2, 3 का अधिकतम पावर 2, यानी 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36 प्राप्त हुआ। ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम था। अब एक और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम बात करें 12, 15 और 21, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12 के लिए हम लोग लेंगे, फिर वही कहानी होगा, 2 से 6, 2 से 3 होगा। 15 के लिए हम काम करेंगे 3 से 5 होगा, और 21 के लिए काम करेंगे तो 3 से हो जाएगा हमारा 7 बार में। अब हम बात करेंगे 12 के लिए, बात करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 पर पावर आपका 2 इंटू 3। अब हम 15 की बात करेंगे। 15 को हम लिखेंगे 3 गुना 5, और 21 को भी लिखेंगे हम 3 गुना 7। हमें एलसीएम प्राप्त करना है। एलसीएम के लिए आपको सारी अभाज्य गुणनखंड को लेना होगा। एलसीएम के लिए सारा अभाज्य गुणनखंड को लेना होगा। 2 पर पावर सबसे अधिकतम कितना है भाई? 2, अधिकतम पावर को लेना है। 3 तो सामान्य है इसलिए 1 बार होगा, 5 भी लेना होगा और 7 भी लेना होगा। तो क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 7 पचे 35, 35 दिया 105, 105 दूना 210 और 210 दूना 420। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और मेथड भी यही है। दूसरा बोर्ड परीक्षा में आने वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है 4था नंबर, जो अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम प्राप्त करना है, वो है 8, 9 और 25। 3 संख्या दिया है जिसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें लॉसो प्राप्त करना है।
तो 8 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग सभी को जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 पावर 3। 9 का 3 इंटू 3 अर्थात 3 पावर 2। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 5 पावर 2। हमें एलसीएम प्राप्त करना है। एलसीएम प्राप्त करने के लिए हमें अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड को लिखना होगा। तो एलसीएम प्राप्त करना है, इसका एलसीएम अर्थात लॉसव प्राप्त करना है, लघुत्तम समावर्ती प्राप्त करना है। तो 2 पर अधिकतम पावर 3, 3 पर अधिकतम पावर 2 और 5 पर अधिकतम पावर 2। इसमें सारे अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त होते हैं गुणनखंड सबको लेना पड़ता है एलसीएम में, और अधिकतम पावर वाले को लेना पड़ता है। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो क्या होगा हमारा, देखिए 25 25 25 25 दिया 75 और 75 दूना 150 और 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 600 गुना 3, तो 1800। ये आपका प्राप्त हो गया 1800। गुना करने के बाद हम 1800 प्राप्त करते हैं। ये तो हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने की विधि। सारा ये अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम एचसीएफ कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान देंगे। नए मेथड का नाम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप एचसीएफ अर्थात मॉस ज्ञात करना। मॉसो ज्ञात करना है। इस मेथड से एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहला ही क्वेश्चन चलेंगे। 18 और 36 की मैं बात करूं, दो ही संख्या लेकर के बात करता हूं। तो 18 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला, तोड़ा 2 से 9 और फिर 3 से 3। 36 का तोड़ा 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। ये हमें प्राप्त हुआ। इसका हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल पर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 36 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ देखना है 2 का पावर 1 और 3 का पावर कितना हो गया 2। इसमें 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, यानी मॉस जैसे कहता है, यानी जो टर्म मिल रहा है वही होगा। इसमें देखिएगा आपको मिल रहा है, मौसम में मिलने वाले टर्म होंगे। देखिए 1 2 मिल रहा है, फिर क्या हो रहा है 2 को 2 तो मिलता नहीं रहा, ये दोनों 3 मिल रहा है। देख पा रहे हैं? तो इसका एचसीएफ की बात जो हम करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे अर्थात मॉस की बात करेंगे, वह होगा 2, यानी लोवेस्ट पावर लिया जाता है, न्यूनतम पावर लिया जाता है जो मिलता हो सभी में। तो 2 और 3 का पावर 2 मिल रहा है, अर्थात 2 इंटू 9, मतलब आंसर हो जाएगा आपका एचसीएफ का
18। ये HCF अभाज्य गुणनखंड विधि है। कहते हैं कि अगर जिसमें कोई ना मिले उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। सपोज दूसरा सवाल हम लोग मान लेते हैं जिसमें नहीं मिलेगा, से 9 और 25 का मुझे HCF प्राप्त करना है। दो संख्या हमने 9 और 25 लिया जिसका HCF प्राप्त करना है। अब 9 लिया तो 9 को हम लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 × 3। 25 को हम लिख सकते हैं क्या 5 × 5। जब कोई अभाज्य गुणनखंड ना मिले उस परिस्थिति में मौसो 1 होता है। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा हम तरीका से मिलाने की कोशिश करते हैं। ये 3 और ये 1 बार, और यहाँ हमने 5 लिया और 1 बार। हमने क्या किया 9 1 × 3 × 3, 25 को भी हम लिखते हैं 1 × 5 × 5। जब कुछ ना मिल रहे हैं इस स्थिति में हमारा HCF क्या हुआ, 1 मिल रहा है, इसलिए इसका HCF 1 हुआ। जब अभाज्य गुणनखंड हम गुणनखंड करने के बाद ना मिले तो उसका आंसर मौसों के लिए 1 होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अभी देखिए आपने 8, 9 और 25 की बात करें, मौसों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मौसों ज्ञात करना है। लेकिन कौन सा विधि भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहता है? 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी 2⁻3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो क्या होगा 3⁻2। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 = 5⁻2। देखने के लिए मिल रहा है कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड इस में आपस में मेल नहीं खा रहा है, मिल नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न होगी तो उसका HCF जो होगा वह क्या होगा? 1 होगा। HCF 1 होगा। HCF इसका क्या हो जाएगा? ऐसी परिस्थिति के लिए HCF 1 होगा। ऐसे सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने और भी सवाल को देखिए। एक सवाल पर हम लोग जो चर्चा करेंगे वह दूसरा सवाल है चौथा, 60 और 40 और 20 की बात करें, इसकी HCF प्राप्त करना। अभी तो हम लोग 2 संख्या लेकर के काम कर रहे थे, अब 3 संख्या पर बात करते हैं। मेथड वही रहेगा। 60 के लिए हम बात जब करेंगे तो क्या होगा, हम टुकड़ा कर दें। सबसे अच्छा अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिखा देते हैं। 60 का 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5। 40 का 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। 20 का 2 से 10, 2 से 5। इन परिस्थितियों में हम देखें क्या अभाज्य गुणनखंड हम निकाल पाते हैं। निकाल लिए। अब देखना है 60 के बराबर हमारा क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 5। 40 के लिए 2 × 2 × 2 × 5। 20 के लिए 2 × 2 × 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब यहां देखना है मौसों का मतलब होता ही है मिलने वाले टर्म जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही होगा। एक देखिए आपको ये 2 तीनों में है,
फिर ये 2 जो देख रहे हैं, दूसरा 2 भी आपका तीनों में मिल गया, और एक 5 देख रहे हैं, ये जो तीनों में है, देख पा रहे हैं। अब इसकी एचसीएफ हमें गणना करना है, जिसको हिंदी में मौसो कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, एक ही 2 लिखाएगा, फिर इससे दूसरा 2 लिखाएगा और इससे 5 लिखाएगा। 5 दूना 10, दूना 20। इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का मौसम प्राप्त किए। 3 से अतिरिक्त संख्या भी हो सकती है, जिसका मौसम आपको निकालना है। तो उपाय 1 अभाज्य गुणनखंड विधि है, हम लोग जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं। 3 से अधिक संख्याओं के लिए मौसम प्राप्त कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सिर्फ 20, 30, 50 और 60 की मौसम प्राप्त करने हमें, तो सारी का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। 20 का हम लिखना चाहें जल्दीबाजी में, 2 से 10, 2 से 5। फिर 30 का लिखना चाहें 2 से 15 और 3 से 5। फिर 50 का लिखना चाहें 2 से 25, फिर 5 से। फिर 60 का हम लिखना चाहें 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 बार में। इस प्रकार से हम सभी का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए, सबको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 20 को लिखेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 5। फिर 30 को लिखना चाहेंगे, देखिए 2 × 3 × 5। 50 को लिखिए 2 × 5 × 5। 60 को लिखिए 2 × 2 × 3 × 5। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राप्त किए। अब मौसों का कहने का मतलब न्यूनतम पावर जो सभी में मिल रहा हो। 1, 2 तो सब में है, दूसरा 2 तो है नहीं, लेकिन हाँ 1, 5 है। देखिए तो 1, 5 सब में है, और कोई संख्या तो मिल नहीं पा रहा है। अगर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इस 5 दूसरा 5 इसमें नहीं, इसमें 2 है, इस दोनों में नहीं है, 1 में। तो ऐसी परिस्थिति में वो मौसों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस प्रकार से इन सवाल का जो एचसीएफ आप प्राप्त करेंगे, ध्यान दें, एक ही 2 इससे लिख लेंगे और एक 5 प्राप्त करेंगे। 2 × 5 यानी 10 एचसीएफ इसका मिल पाया। इस प्रकार से हम आज की क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक सीख पाए। तो आज की क्लास हम लोग इसी बातों से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।